नमस्कार दोस्तों, भारत एक सोच देख रहे हैं आप। दोस्तों, जो कयास लगाए जा रहे थे और ये कहा जा रहा था कि जयंत चौधरी अब एनडीए के साथ जा सकते हैं, तो आज जयंत चौधरी ने खुद ही ये बोल दिया है कि ये फैसला उन्होंने ले लिया है। मीडिया ने जब उनसे बातचीत की और ये सवाल किया कि आपके खुद के ही कुछ विधायक हैं जो नाराज चल रहे हैं, आपकी पार्टी के लोग नाराज चल रहे हैं इस फैसले से, तो उस पर जयंत चौधरी ने बयान देते हुए कह दिया है कि ये फैसला हमने बहुत पहले नहीं लिया था, हमने सभी विधायकों से बातचीत करके फैसला लिया है। विजय दुबे जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, वरिष्ठ पत्रकार है। विजय जी, बहुत स्वागत है आपका। आता हूं सर, मैं आपके पास, लेकिन सबसे पहले जयंत चौधरी का वो बयान सुन लेते हैं जो उन्होंने दिया है। सुनिए। किसी भी मीडिया चैनल ने जो भी इस तरह की खबर निकाली है, मैं नहीं समझता उन्होंने हमारे विधायकों से भी बात की है। मैंने अपने सभी दल के विधायकों से बातचीत की है और बातचीत कार्यकर्ताओं से की है और उसके बाद ये फैसला लिया है। ये फैसले के पीछे ऐसा नहीं है कि कोई बड़ी प्लानिंग रही हो या बहुत समय से हम यही सोचे बैठे हों। बहुत कम समय में, अल्प समय में फैसला हमें लेना पड़ा, परिस्थितियों के कारण लेना पड़ा और हमने हमारे कुछ अच्छे हैं देश के लिए, अपने लोगों के लिए कि हम कुछ अच्छा करना चाहते हैं। और जब भारत रत्न से नवाजा गया है, हम सब का मन प्रफुल्लित है। बहुत बड़ा सम्मान सिर्फ मेरे परिवार के का ही नहीं, हमारे दल तक सीमित नहीं है। देश के हर कोने में विराजमान जो हमारे किसान हैं, नौजवान हैं, गरीब लोग हैं, ये उनका सम्मान है। तो सुना आपने क्या कुछ कहा है जयंत चौधरी ने। विजय जी हमारे साथ मौजूद हैं। विजय जी, एक भारत रत्न से उत्तर प्रदेश की पूरी राजनीति पलट गई, क्या ये कहना गलत होगा या फिर ठीक है? ये जयंत चौधरी की ये जो सोच है, ये रणनीति है, क्या कहलाती है? जरा एक बार विश्लेषण बताएं सर आप अपना। देखिए, जहां तक बात भारत रत्न की है, तो अगर देश के नाते मैं कहूं तो भारत रत्न कोई उपाधि बांटने के लिए किसी के और राजनीति साधने के लिए नहीं है। हाँ, अगर हमारा कोई महापुरुष इस लायक है जिसने कि हमारे देश को, हमारे समाज को इतनी ऊंचाइयां, इतना अपना योगदान दिया है कि हम उसको एक बहुत, हमारा सर्वोच्च सम्मान है ये देश का। तो सर्वोच्च सम्मान से अगर हम किसी को नवाज रहे हैं तो निश्चित तौर पे वो हस्ती भी महान होगी, उस हस्ती की किए वो काम भी हमारे देश के लिए महान होंगे और उसको पीढ़ियों पीढ़ियों, दशकों तक लोग याद रखेंगे। तो हमें महात्मा गांधी को देश को आजादी देने के लिए भारत रत्न से नवाजने की किसी जरूरत नहीं पड़ी थी। वो इतने महान थे कि उनको हमने फादर ऑफ नेशन की उपाधि दे दी। हमने माना कि वो हमारे हमारे एक डेमोक्रेटिक सिस्टम के जनक हैं और उन्होंने जो काम किया उसको दुनिया, मुझे लगता है कि दशकों तक याद रखेगी, सदियों तक याद रखेगी और वो एक अमिट छाप एक व्यक्ति की, एक महामानव की है। तो मैं गांधी के उस चरित्र से हमेशा चीजों को तौलने की कोशिश करता हूं। शायद तौलना तो नहीं चाहिए क्योंकि वो अतुलनीय है, लेकिन तब भी मैं कई बार तो उसका इसके ऊपर। तो आज की जो घटनाक्रम है, चूंकि प्रधानमंत्री का एक अपना वक्तव्य आया है निश्चित तौर पे कि 3 लोगों को नवाजा गया और चूंकि अभी मुश्किल से 100 दिन या 100 से प्लस माइनस कुछ कर लीजिए 10-12 दिन का आगे पीछे का गैप होगा, जबकि लोकसभा के चुनाव होने हैं। तो जो भी सरकार जाते जाते कोई निर्णय करती है, तो चाहे वो कोई बेनिफिशियरी स्कीम लॉन्च कर दे या इस प्रकार के अवार्ड्स की घोषणा कर दे, तो हमेशा उसको उसी नजरिए से देखा जाता है या जोड़ा जाता है उस नजरिए के साथ में। तो ये ऑब्वियस है। और चूंकि राजनीति प्रधान है सब चीजें, तो जो डिसीजंस है उनमें भी पॉलिटिक्स झलकनी ही चाहिए, झलकेगी ही, वो तो दिख रही है सामने। तो राजनीति से जोड़ना भी गलत नहीं होगा। लेकिन खासतौर पे जो ये उत्तर प्रदेश से जुड़ा हुआ मुद्दा है, देखिए असल में सारी जो गणित है वो जातीय समीकरणों के साथ चलती है और जातीय समीकरणों को साधने के लिए जो तौर तरीके, घोषणाएं हो सकती हैं, योजनाएं हो सकती हैं, कुछ इलाकों में डेवलपमेंट की स्कीम्स की घोषणाएं आमतौर पर प्रधानमंत्री करते हैं, जैसे कि कल झाबुआ में थे तो उन्होंने वहां भी बहुत सारी घोषणाएं की हैं। इसके पहले जो दौरे हो रहे हैं इसमें लगातार प्रधानमंत्री के, उसमें घोषणाओं का एक लंबा चौड़ा पिटारा रहता है। तो अब जो जिन लोगों को अवार्ड दिया गया है, पीवी नरसिम्हा राव, चौधरी चरण सिंह जी और स्वामीनाथन, तो एमएस स्वामीनाथन अपने आप में उन्होंने चूंकि बहुत अधिक काम किया कृषि के क्षेत्र में और कृषि के क्षेत्र में अपने, हाँ, तो वो एक वैज्ञानिक डेवलपमेंट है,
उन्होंने एक साइंटिस्ट के तौर पे अपना कंट्रीब्यूशन दिया है, तो वो एक उनको पॉलिटिक्स से जोड़ना उतना बेहतर नहीं होगा जितना कि पॉलिटिशियन को तो पॉलिटिक्स से जोड़ा जाना आसान है, लेकिन किसी साइंटिस्ट की डेवलपमेंट को, उसकी चीजों को इतना इजी नहीं होता है। फिर भी उनको भी दिया गया है भारत रत्न, तो वो भी हमारे लिए एक अवार्डी हो चुके हैं। फिलहाल जो साउथ की पॉलिटिक्स को मैनेज करने वाली बात है, जो पीवी नरसिम्हा राव की कही जा रही है कि क्योंकि कांग्रेस ही मेन अपोजिशन पार्टी है और कांग्रेस ही हमेशा टारगेट पे रहती है एक प्रकार से कहा जाए तो जो पीवी नरसिम्हा राव जी चूंकि मूलतः कांग्रेसी थे और उन्होंने लंबे समय तक पार्टी के लिए काम किया है, तो लेकिन चूंकि वो जहां तक बात कही जाती है गांधी परिवार से सीधा नहीं आते थे और वो एक आंध्र प्रदेश के नेता थे तो और मुख्यमंत्री रह चुके थे वहां के, तो उनको उसी नजरिए से अभी देखा था और उनको जब दिया गया तो इसमें जो बहुत सारी बातें चाहे वो कांग्रेस की ओर से आई हो या जनरल जो पॉलिटिकल फील्ड है वो अपने डायरेक्शन दे रही है, कोई दिक्कत नहीं है। फिलहाल ये जो हम लोग बात कर रहे हैं वेस्टर्न यूपी की, तो वेस्टर्न यूपी में देखिए जो जाट बहुल इलाके हैं उसमें करीब 27 सीटें ऐसी हैं जिसमें कि जाट मतदाताओं का अपना एक मेजर कंट्रीब्यूशन है और उसमें से जो है 14 सीटें ऐसी हैं जो कि उत्तर प्रदेश की वेस्टर्न यूपी की सीटें हैं। तो जो 19 के इलेक्शन थे उसमें जो राष्ट्रीय लोक दल है वो जितनी सीटों पर लड़ा था उसमें से कोई भी सीट वो जीत नहीं सका था और जाटों का वोट भी डिवाइड हुआ था। दूसरी बात है कि जो सीटें इनको मिली थी उनमें से जिन सीटों पे उनके संग मिलकर लड़े थे 19 में वो सारी चीजें राष्ट्रीय लोक दल ने हारी थी। उसमें से चाहे मथुरा की सीट हो, चाहे वो बागपत का एरिया हो या मेरठ का एरिया हो। फिलहाल जो बीजेपी के सामने जो सवाल है वो ये है कि अगर वो लंबे टारगेट को अचीव करना चाहते हैं तो उनमें उनको जाति गणित साधने होंगे। ये बड़ी कंपल्सन है और ये कंपल्सन जो है वो उनको फोर्स कर रही है कि छोटे दलों को, जो क्षेत्रीय दल है जो कि खासतौर पे जो कि इंडिया ब्लॉक के साथ चले गए थे या जाति समीकरण साधने के लिए इन छोटे दलों की जरूरत पड़ रही है उनको। तो ये जब तक कि छोटे दलों का, क्योंकि वेस्टर्न यूपी में कुछ सीटें ऐसी हैं जिसके मुस्लिम बहुल इलाके हैं जहां की 40% से ऊपर मतदाता जो है वो मुस्लिम समुदाय के होंगे या उस सोसाइटी से होंगे, लेकिन वहां पर अगर जाटों का वोट डिफर कर देते हैं तो इन सीटों को जीतना आसान हो जाएगा। और अगर जाट मतदाता ये तय कर लेता है कि उसको खासतौर पे जैसे कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ब्लॉक है उससे अलग होता है वो, और वो बीजेपी की ओर डाइवर्ट होता है। बीजेपी की ओर कुछ जाट मतदाता है बट वो परसेंटेज डिसिसिव नहीं है। तो डिसिसिव होने के लिए और निर्णायक भूमिका अदा करने के लिए जरूरी था कि उन सबको मिला दिया जाए। तो ये एक बहुत ही सोचा समझा और सधा हुआ एक गणित है जो कि भारतीय जनता पार्टी की ओर से कैलकुलेटिव वे में मूव किया गया है। लेकिन विजय सर लेकिन बात यहां पर यह आ जाती है कि आज तो देखिए जिस तरह से बयान दिया जयंत चौधरी ने, तो तय हो गया कि भाई वो तो अब उन्होंने डिक्लेयर कर दिया कि भाई वो इंडिया छोड़ रहे हैं और एनडीए के साथ जा रहे हैं। लेकिन विजय सर बात यहां पर यह आती है कि जो अपनी एक सीट भी ना निकाल पाए पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, वो भारतीय जनता पार्टी को फायदा कैसे पहुंचा सकते हैं और कितना पहुंचा सकते हैं। दूसरी तरफ कट्टू अगर हम इंडिया गठबंधन की बात करें और अखिलेश यादव की बात करें या फिर कांग्रेस पार्टी दोनों की बात करें, तो इनकी सेहत पर कितना फर्क पड़ने वाला है पश्चिमी उत्तर प्रदेश में खासकर। देखिए जहां तक बात यह है कि कांग्रेस और सपा जो इनका गठबंधन बचता है आरएलडी के हटने के बाद में, और जो सीटें की जिसमें कि जाट मतदाता के अलावा मुस्लिम मतदाता, जैसे मैंने पहले भी कहा आपसे, तो अगर ओबीसी मुस्लिम और जाट इन सबको, मतलब जाट भी दरअसल जो है वो ओबीसी वाले कैटेगरी में आप रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि यादव बहुत इलाके बहुत ज्यादा नहीं है वेस्टर्न यूपी में, और जिनमें कि ये कहा जाए कि सब जो है सपा अपने दम पे उन सीटों को निकाल लेगी। तो उसको एक वो सपा को भी और कांग्रेस को भी, क्योंकि जो मुस्लिम मतदाता है वो वेस्टर्न यूपी का इनके साथ पूरी तरह से जाएगा और उसमें कोई मतलब दो राय नहीं है कि उसको कांग्रेस और सपा के साथ जाने में कोई दिक्कत है। तो अब बचता ये है कि भाई कौन ऐसा मतदाता हो सकता है जो कि बीजेपी की ओर एक तरफा चला जाए अगर किसी पार्टी को हम ले लेते हैं तो वो जो जाट मतदाता खासतौर पे है, जिसका कि हरियाणा राजस्थान का कुछ छोटा सा एरिया और वेस्टर्न यूपी तो है ही है पूरी तरह से, तो इनमें जिसका इम्पैक्ट होगा, क्योंकि आने वाले साल अगले साल में हरियाणा के भी चुनाव नहीं होंगे। बिल्कुल, तो
हर जो जयंत चौधरी का जैसे बागपत है वो हरियाणा से लगा हुआ है। हाँ। आपस में लोगों के शादियां ब्याह होते हैं, लोग आते जाते हैं आपस में, समाज मिलता मतलब एक उसी बेल्ट को जो है वो रिकॉग्नाइज करेगा। फिलहाल जो जिन सीटों पे इफेक्ट पड़ना है, देखिए वो है कि जो फतेहपुर की सीट है और जो है हाथरस है। हाथरस के अलावा जो है हाँ मथुरा की ओर बढ़ जाइए, मथुरा है, इधर ऊपर बागपत है, हाँ, मेरठ है, मुजफ्फरनगर है। मुजफ्फरनगर है, शामली है और कैराना है। इसके कैराना है। अलावा आप हाँ आप इधर आइए तो बिजनौर है। तो दरअसल जो जयंत चौधरी जी के साथ में जो सपा के साथ एक दो इलेक्शन तो इन्होंने लड़ा ही है, बड़े असेंबली के इलेक्शन लड़े हैं। इसके अलावा असेंबली में भी चूंकि जाट मतदाता सपा की ओर चला गया और हाँ। सपा के साथ मिलकर खड़ा था इन्होंने, तो वो दोनों मुस्लिम प्लस जाट का एक कॉम्बिनेशन क्रिएट हो गया जिसने कि बिल्कुल इनको विधानसभा चुनाव में बेनिफिट दिया। और बेनिफिट दिया। 30 देखिए तब भी इसके बावजूद भी अगर आरएलडी की कैलकुलेशन की जाए तो आरएलडी 33 सीटों पर अड़ी थी। 33 में से उसके पास में 9 ही विधायक हैं आज की डेट में। वो जीती दरअसल 8 सीट थी। एक जो है एक उपचुनाव हुआ उसमें एक और सीट उनको मदन भैया जिसमें जीते हैं वो सीट और मिल गई थी खतौली की, ठीक है। तो वहां जो समीकरण थे वो दरअसल जाट समीकरणों के कारण ही जो है खतौली वाली सीट इनके पास में इनकी झोली में आई थी। तो आरएलडी के कोटे में। और दूसरी बात यह कि सपा और कांग्रेस जब जाट मतलब आरएलडी के बगैर चुनाव में होगी तो एक सेक्शन जो है वो निश्चित तौर पे उनसे माइनस होगा। लेकिन इसके बावजूद भी कुछ ऐसी सीटें होंगी जिसमें कि कांग्रेस प्लस सपा मिला करके वेस्टर्न यूपी की जहां तक बात की जाए तो कुछ सीटों पे वो अपना इम्पैक्ट डाल सकते हैं। अब एक आखिरी में विजय सर, हाँ बोल लीजिए सर, सॉरी बोल लीजिए। नहीं, एक जो सवाल जो आमतौर पे जो होता है कि भाई ओबीसी वाला जो सेक्शन है वो किधर जाएगा। तो एससी एसटी जो दलित मतदाता है हम उसकी बात कर रहे हैं ना कि ओबीसी की। ओबीसी में तो चलिए हम इन लोगों को भाई यादव प्लस जाट मतदाताओं को भी रख सकते हैं। लेकिन जो सेक्शन जो बीएसपी वाले जो सेगमेंट है उस सेगमेंट का जो वोट है उसको किस प्रकार से और किधर की ओर मूव करेगा, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज होगी। तो क्या उसमें समाजवादी पार्टी कांग्रेस को डेंट लगा पाती है या बहन जी अपने इंडिपेंडेंट कैंडिडेट खड़ा करती हैं और उन जगहों पे, क्योंकि वो वोट फिर एक प्रकार से अपोजिशन सेक्शन का वोट होगा और उन जगहों पे जिस पैटर्न पे बीएसपी के कैंडिडेट आएंगे तो वो मान लीजिए किन्हीं सीटों पे किसी में 50,000, किसी में 60,000, किसी में 1 लाख का अगर वोट भी वो कर देते हैं, तोड़ देते हैं या डिवाइड कर देते हैं उस वोट्स को, अपोजिशन वोट्स को, तो उसमें फिर एक हारने की या और बीजेपी को जीतने की संभावनाएं खासतौर पर आरएलडी के आने के साथ साथ में बढ़ जाएंगी। तो हाँ, क्योंकि पिछली बार के चुनाव में भी बीएसपी के पास कोई भी जो है कोई भी सीट ऐसी नहीं थी जिसमें कि मायावती जी की पार्टी को बहुत मेजर जीत मिली हो, जीता उन्होंने। तो ये सब चीजें अभी खड़ी रहेंगी वेस्टर्न यूपी में। एक छोटा सा आखिरी सवाल सर, छोटा सा, कि अभी किसान आंदोलन बहुत देखिए दिल्ली के बॉर्डर पर वहां पर अब बहुत सारी चीजें तैयारियां होने लगी हैं। तो वो किसान आंदोलन और जयंत चौधरी, कुछ किसान कह रहे हैं कि जयंत चौधरी जो किसानों की लड़ाई लड़ रहे थे वो भूल गए क्या, बीजेपी से हाथ मिला रहे हैं। तो क्या इससे डेंट लगेगा जयंत चौधरी को? देखिए जो खासतौर पे जो दिल्ली की ओर आने वाले हरियाणा और पंजाब के किसान हैं, वो जो यूनियनें हैं, वो यूनियनें अभी भी इस बात को कह रही हैं कि भाई आप हमारी फसलों का मूल्य तय करिए, हमें जो एमएसपी का जो हमने आपसे मांग की थी वो हमको आप दीजिए। कारण यह होता है कि भाई किसान के पास में जो फसलें आती हैं वो साल में दो या 3 फसलों का ही मौका होता है, जबकि वो अपनी फसल को बेचता है या मार्केट में डालता है। लेकिन जब जैसे आलू अगर आ गया है तो आलू की मांग जो है इतनी ज्यादा पैदावार है कि उसकी मांग जो है उसके सामने बहुत छोटी पड़ती है, तो रेट गिरना ऑब्वियस है। तो अगर किसान को आपको समृद्ध रखना है और जो आपकी जीडीपी में 14% 15% का कंट्रीब्यूट करता है, तो आप अगर चाहते हैं कि उसके कंट्रीब्यूशन और उसकी सेहत ठीक रहे, तो उसकी सेहत के लिए आपको उसको जो है फाइनेंशियल बेनिफिट्स तो देने ही होंगे। दूसरी बात यह है कि जो जहां तक बात इसकी राजनीतिक गणित की है, तो वेस्टर्न यूपी में आज जो है
जो किसानों के राकेश टिकैत या टिकैत फैमिली जो नेता कही जाती है, क्या वो आरएलडी के साथ में बीजेपी के लिए सॉफ्ट स्टैंड ले लेगा? कारण यह बड़ा है सवाल है। कि जो नेता जो किसानों की राजनीति को अपना उनके फ्रंट पे जो उनको लीड करते हैं, अगर उत्तर प्रदेश की बात की जाए तो मैं टिकैत परिवार को अभी भी हमें ये मानना पड़ेगा कि वो अभी भी लड़ाई में है। वो मूलतः रिप्रेजेंट कर रहा है, चाहे वो लखीमपुर में किसानों की हत्या तो भी टिकैत साहब राकेश टिकैत मौजूद होते हैं। वो यहाँ जाते हैं, किसानों के बीच पे जाते हैं, उतरते हैं, धरना प्रदर्शन करते हैं, विरोध करते हैं, लड़ाई लड़ते हैं उसकी। तो अभी जो उनपे भी आरोप लगते हैं कि साहब वो राजनीति के लिए करते हैं, चाहे वो राजनीति की महत्वाकांक्षाएं रखते हैं इसलिए किसानों की राजनीति करते हैं, लेकिन वो अपनी जगह पे है। फिलहाल जो वेस्टर्न यूपी वाला फैक्टर है, मुझे इस बात में थोड़ा सा शक है कि जो भारतीय किसान यूनियन या राकेश टिकैत वाला जो सेगमेंट है वो इनके साथ में बीजेपी या मोदी सरकार से ऐसे ही सॉफ्ट स्टैंड लेकर के किसानों का मुद्दा छोड़ देगा, ये नहीं होगा। कारण ये है कि जैसा आप अभी कह रहे थे कि दिल्ली में जिस प्रकार से किसानों ने अपना मोर्चा संभालना चालू कर दिया है, तो वो ये अपनी मांग तो रखेंगे ही भाई, और वेस्टर्न यूपी अपने आप को उस आंदोलन से अलग नहीं करेगा। उसका कारण है कि वहां के किसानों को भी वो चीजें चाहिए। वो मांग करने के लिए कोई शौकिया राजनीतिक तौर पे मांग नहीं कर रहे हैं, वो पैदावार का मूल्य मांग रहे हैं। जो अपने खेतों में पसीना बहाते हैं उसकी कीमत सरकार से मांग रहे हैं, तो वो चलेगा उसमें। किसानों की समस्या तो विजय सर सबकी एक ही होगी, एमएसपी की बात वो कर रहे हैं, और वो किसान चाहे वो पंजाब का हो, चाहे हरियाणा का हो, चाहे पश्चिमी यूपी का हो, उनकी सबकी समस्या एक है। और एकदम सही विश्लेषण आपने किया कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश का किसान अपने आप को अलग नहीं समझेगा। बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत करने के लिए आपने समय निकाला, एक बार फिर से बहुत शुक्रिया सर बातचीत करने के लिए। थैंक यू।